नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग NCERT सार संग्रह का एक छोटा सा सीरीज लेकर आते हैं। इसमें हम लोग अभी तक ज्योग्राफी की पूरी वीडियो समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू किए थे आधुनिक भारत का इतिहास, जो अब हम लोग अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं। 3-4 वीडियो में आधुनिक भारत भी समाप्त हो जाएगा। तो नीचे आप कमेंट करके हमको बताइए कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या आप MCQ करना चाहते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। हम क्या करेंगे, आप जो भी चीज़ नीचे कमेंट करेंगे उस पर हम पूरी चीज़ें को तैयार करेंगे और आपके सामने उसको लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है आज़ाद हिंद फौज वैफल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। इन तीनों टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है या सार संग्रह में देखने को मिलता है, उन सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, एक एक करके इन सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे हम लोग देख भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया। यानी आपको बताना है आज़ाद हिंद फौज के बारे में कि इसका गठन कब किया गया था दोस्तों। तो देखिए, इसका गठन किया गया वर्ष 1942 में। थोड़ा आज़ाद हिंद फौज के बारे में जान लीजिए। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की हम स्थापना की बात करें तो इसकी तो स्थापना होता है वर्ष 1942 में, लेकिन इसका संस्थापक कौन होता है, किसने स्थापित किया दोस्तों। इसको स्थापित करने का श्रेय रास बिहारी बोस और मोहन सिंह को जाता है। ये दो लोग मिलकर इसकी स्थापना करेंगे और बाद में सुभाष चंद्र बोस इसकी कमान संभालेंगे और इसको बहुत मजबूत करेंगे दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस इसी आंदोलन में, मतलब आज़ाद हिंद फौज में, एक नारा देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये नारा तो इन्होंने पहले भी दिया था, लेकिन इसमें भी इस नारा को यूज करेंगे। और एक और नारा भी इन्होंने दिया था, जय हिंद जय जवान वाला, जय हिंद करके एक नारा दिया था दोस्तों, हमको पूरा ध्यान नहीं है उस पर। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए दोस्तों, इनका उद्देश्य था स्वतंत्रता, मतलब ब्रिटिशों से भारत को स्वतंत्र कराना। ये इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तो आपको ये भी मालूम, और इस आंदोलन का एक फ्लैग भी था, मतलब झंडा भी था। वो झंडा आप देखेंगे कि उस पर एक बीच में लॉयन का चित्र हुआ करता था, और उस तरह से एक झंडा भी तैयार किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था दोस्तों, तो इसका मुख्यालय सिंगापुर में बनाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपको आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया, तो दोस्तों ये मोहन सिंह थे। यही ने आज़ाद हिंद फौज का विचार इनके मन में आया और यही इसको उजागर किए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको सौंपी, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। और सुभाष चंद्र बोस एक नई उम्मीद और नई जोश के साथ इसको शुरू कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहां पर किया। यानी जब सुभाष चंद्र बोस को ये कमान मिल गई तो ये क्या करेंगे, इसमें अस्थायी सेना का गठन करेंगे। और ये कहां करेंगे दोस्तों, इसका मुख्यालय जहां है वहीं पर करेंगे, सिंगापुर में। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। देखिए, ये मतलब आप देखेंगे तो ये रेजिमेंट बनाएंगे और बहुत सारे रेजिमेंट बनाएंगे जिसमें लोगों को जोड़ेंगे। तो उसी तरह से एक रेजिमेंट बनाया जिसका नाम रखा रानी झांसी रेजिमेंट। क्या नाम रखा, रानी झांसी रेजिमेंट, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसमें महिला संगठन को मजबूत करेंगे। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडरों के नाम पर 3 संगठन बनाए इन्होंने। एक अपने नाम पर बनाए, सुभाष ब्रिगेड, और दूसरा नेहरू ब्रिगेड, और तीसरा गांधी ब्रिगेड के नाम पर एक संगठन बनाएंगे दोस्तों, मतलब आज़ाद हिंद फौज के ही अंदर। और इसमें लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह से संगठन को ये क्रिएट करेंगे। आगे देखिए, आगे भी इंपॉर्टेंट है कि किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपा गया, तो दोस्तों ये जापान इनको सौंपा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया दोस्तों, तो इसका नाम रखा गया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप।
इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज को रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मतलब कहने का ये हुआ दोस्तों कि इन्होंने 6 जुलाई 1944 को कौन सुभाष चंद्र बोस ये क्या करेंगे कि आज़ाद हिंद फौज को रेडियो के माध्यम से संबोधित करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुकी है और राष्ट्रपिता, मतलब महात्मा गांधी को यही ने राष्ट्रपिता कहा था, तो फिर कहेंगे राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के लिए इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, और इस तरह से ये संबोधित करेंगे महात्मा गांधी को। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई दोस्तों? तो यही सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा इनको मजबूती मिलेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली चलो, कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? दिल्ली चलो जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये पवित्र नारा को बताया गया दोस्तों और दिया गया। ये 3 नारा याद रखिएगा, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस कहे थे दोस्तों। ये तीनों नारा आपको भूलना नहीं है, लंबे समय तक याद रखना है और एग्जाम हॉल में जाकर इसे फोड़ देना है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, यही सुभाष चंद्र को देश नायक कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आज़ादी के मतलब भारत को आज़ाद करने के क्रम में बहुत अच्छा काम करेंगे, जो युवाओं में जोश भर देंगे दोस्तों। इस तरह से इसीलिए इनको देश नायक की उपाधि देंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि किसने दी गई दोस्तों? मतलब कहने का मतलब है महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को कहते देशभक्तों का देशभक्त। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और आपसे पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस वो 3 नारा कौन कौन दिए थे? तो दिल्ली चलो नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और एक और नारा दिए थे जिसका नाम आप नीचे कमेंट करके बताएंगे हमको दोस्तों, या तीनों नारा को एक लाइन से लिख देंगे ताकि आप लंबे समय तक इसे भूले नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1945 की सरकार में के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप के ऊपर लाल किला पर मुकदमा चलाया गया। किस पर? आज़ाद हिंद फौज पर चलाया गया दोस्तों। ये किसके द्वारा बनाई गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्या हुआ? तो वर्ष 1945 के सरकार जो थी, मतलब ब्रिटिशर जो थे, इनके प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में इसके ऊपर एक मुकदमा चला दिया गया, जिसे लाल किला का मुकदमा कहा गया, और ये आज़ाद हिंद फौज पर चलाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है मेरे दोस्तों। आइए थोड़ा फैक्ट को समझते हैं दोस्तों। फैक्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और नवंबर 1945 को दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चला दिया गया, और 3 अभियुक्त जिसमें प्रेम सहगल, कौन थे दोस्तों? प्रेम सहगल थे, और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष की कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, मतलब ये लोग आज भारत को आज़ाद करने के लिए एक नया जोश फूंक रहे थे, अलग अलग ऐसे काम कर रहे थे जो ब्रिटिशरों के लिए एक बहुत हानिकारक था, मतलब उनके अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये लोग क्या करेंगे, इन पर तरह तरह के मुकदमा चलाएंगे। बाद में ब्रिटिशर तो कमज़ोर होते ही जाएंगे, जब तक हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे, इसमें युवाओं पर जोश बढ़ेगा, लोगों में एकता आएगी, लोग मजबूत होंगे, लोगों को बताया जाएगा कि उठिए जागिए और इस देश के लिए लड़िए, ये देश आपका है, देश की संपत्ति आपका है, देश पर ब्रिटिशर राज कर रहे हैं, इन्हें मार कर भगाइए। ये लोग इस तरह से जाकर लोगों को कान में भरेंगे, लोग उठेंगे, जोश आएगा। लोगों को जोश को देखते हुए ब्रिटिश सरकार की जो मतलब सरकार थी, उनके पावर था, उनका पावर क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर होगा। और यही जोश अगर हम लोग 1857 में दिखा दिए रहते हैं तो ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता, और आज से हम लोग 90 वर्ष पहले आज़ाद हो जाते दोस्तों। तो ये चीज़ें थी और लोगों में जोश आएगी, जिसके कारण इन लोगों को आज़ाद कर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग मतलब इनको दोष को माफ़ कर दिया जाएगा, तब फिर ये लोग आगे बढ़ेंगे दूसरी चीज़ों को लेकर। आगे देखिए, आगे देखेंगे किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवल था, इसी के द्वारा इसको क्षमा दान कर दिया गया दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1944 में आरसी फार्मूला आया, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आरसी फार्मूला जो प्रस्तुत किया गया श्री राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आपको नीचे भी कमेंट करके बताना है कि श्री राजगोपालाचारी के बारे में दोस्तों। अगर 2 लाइन लिखते हैं तो यकीन कीजिए आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों।
आइए, जो चीज़ बोला जाता है दोस्तों उसे करिए, ये आप ही के लिए बोला जा रहा है। अब बताइए कि आप 2 लाइन कमेंट कीजिएगा तो क्या होगा, ऐसे आपकी चीज़ें को लंबे समय तक कंठस्थ करने की पावर डेवलप होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ कमेंट कीजिएगा तो हम 2 कमेंट से हमारा 10 करोड़ पैसा आने लगेगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आप कमेंट कीजिए, आपको सिखाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए वेबल योजना कब प्रस्तुत की गई, तो 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए, मतलब भारतीय राजनीति को गतिरोध समझ रहे हैं, मतलब इनके मुश्किलों को दूर करने के लिए वेबल योजना आया और इसे प्रस्तुत किया गया जून 1945 को। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेबल योजना पर विचार करने के लिए योजना शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि यही उस टाइम का अध्यक्ष हुआ करते थे, तो यही न जाएंगे प्रतिनिधि करने के लिए। तो शिमला सम्मेलन होगा, इसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रतिनिधि करेंगे। और आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। अब आपके मन में आएगी सर सब लोग 1 साल रहे थे, ये क्या है 6 साल, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 6 साल के बीच में कभी कांग्रेस का सम्मेलन ही नहीं हुआ था, इसी कारण ये इनको अध्यक्ष पद पर बने रहना पड़ा और यही अध्यक्ष रहे, क्योंकि लड़ाई लग गई थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भूला भाई देसाई, इनका नाम आप बहुत सुने होंगे दोस्तों, और यही भूला भाई देसाई थे जो आज़ाद हिंद फौज को बचाव समिति के अध्यक्ष बनाया गया था इनका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया, तो 12 नवंबर 1945 को बनाया गया दोस्तों, 12 नवंबर 1945 को बनाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आज शाही नौसेना विद्रोह के बारे में। दोस्तों शाही नौसेना विद्रोह भी हम बोले थे कि आपको कंप्लीट कराएंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिए और थोड़ा समझ लीजिए। अभी हम लोग वेबल योजना और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ चुके हैं, जो सार संग्रह में जितने भी टॉपिक था उसे कंप्लीट कर चुके हैं। नौसेना विद्रोह ये 1823 फरवरी और 1946 के बीच में चला था। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब मुंबई के नौसेना जहाज जिसका नाम था क्या दोस्तों, HMIS तलवार कि 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद को हड़ताल कर दिया। और हड़ताल करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, सैनिकों की मांग भी थी कि नाविक मतलब नाव चलाने वाले जो लोग थे उन जिसमें BC दत्त को जिस जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है उसे रिहा किया जाए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, समझ रहे हैं। देखिए बात है कि रॉयल इंडियन नेवी के विरोध हुआ और इसकी शुरुआत हुआ दोस्तों 18 फरवरी को। कब हुआ, तो 18 फरवरी को रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ और इसकी शुरुआत 18 फरवरी को लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। जिसमें क्या हुआ कि 9 सैनिक जहाज था, एक मतलब सैनिकों का एक जहाज था जिसका नाम था HMIS तलवार। क्या नाम था दोस्तों, HMIS तलवार, जिसमें 1100 नाविक ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रति हड़ताल कर दी, क्योंकि अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो लोग तो हड़ताल करेंगे ही ना, तो इसी तरह से इस लोग हड़ताल कर दें, जिसमें 1100 नाविक थे। आगे देखिए जिसमें क्या हुआ कि सैनिकों की ये भी मांग थी, मतलब हड़ताल करने का तो ये लोग विरोध कर ही रहे थे, साथ में एक और चीज़ भी ये लोग मांग कर रहे थे, जिसमें एक नाविक थे जिसका नाम था BC दत्त। ये क्या किए थे कि जहाज पर भारत छोड़ो लिख दिए थे, जिसके आरोप में इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको भी रिहाई करने के लिए लोग हड़ताल कर रहे थे। मतलब एक खराब भोजन दे रहे हैं, हमसे नस्लवादी विरोध कर रहे हैं, इसके लिए ये हड़ताल कर रहे हैं। और साथ में क्या कर रहे थे कि BC दत्त को छुड़वाने के लिए भी लोग हड़ताल कर रहे थे। BC दत्त कौन थे, एक नाविक थे। क्या किए थे, तो एक जहाज पर लिख दिए थे भारत छोड़ो। आगे देखिए इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और पटेल व जिन्ना ने आत्मसमर्पण की सलाह दी और विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और ब्रिटेन के सामने नहीं। तो इस तरीके से ये लोग समर्पण करेंगे तब यहाँ पर ये लोग माफ़ कर देंगे और इसी तरीके से ये चीज़ें हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो आई होप कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में और जल्द ही इसे समाप्त करके एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो बाय बाय तब के लिए।